रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 120। उस रक्षक योद्धा के जाने के बाद स्वर्णिमा भी उस गुफा से बाहर चली आई और महल की तरफ जाने लगी। कुछ ही देर में वह महल के पास पहुंच गई जहां उसके पिता यानी रक्तदीप उसी का ही इंतजार कर रहे थे। उन्हें उस योद्धा ने पहले ही यह सूचना दे दी थी कि पूर्णिमा अपने अभ्यास से बाहर आ चुकी है। जैसे ही वह महल में पहुंचती है अपने सामने अपने पिता को देखकर खुश हो जाती है और फिर वह अपने चेहरे पर खुशी के साथ अपने पिता के पास गले लगने के लिए चली जाती है। पिताजी, यह कहते हुए वह अपने पिता से गले मिलती है। इधर अब रक्तदीप भी अपने बेटी को इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुश थे, साथ ही साथ उनको अब चिंता भी सताने लगी थी। उनकी चिंता इस बात की थी कि अगर रुद्र सही समय पर अपना युद्ध स्तर बढ़ा नहीं पाया तो क्या होगा। तभी अपने पिता के चेहरे पर चिंता देखकर स्वर्णिमा चिंतित होते हुए बोली, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं अपना युद्ध स्तर कैसे भी करके बढ़ा रही हूं और मैं उस बाघरा को हरा दूंगी। ये सुनकर रक्तदीप ने एक कड़वाहट भरी मुस्कान दी और बोले, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हें उस बाघरा से लड़ना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर स्वर्णिमा हैरान रह गई और इसी हैरानी के साथ वह अपने पिता की तरफ देखने लगी। अपनी बेटी को खुद की तरफ असमंजस भरी नज़रों से देखता हुआ देखकर रक्तदीप मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटी तुमने बिल्कुल सही सुना। दरअसल जब तुम अपनी साधना में लीन थी तब रेवती ने एक योद्धा को हमारे पास लाया था और मेरा यकीन मानो बेटी, वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मुझे पूरा यकीन है कि वह बाघरा को हरा सकता है। जितना मैंने रेवती से जाना है उस तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि वह योद्धा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और आज सुबह ही मुझे ये संदेश मिला है कि आर्यन और उसकी टोली के साथ उसने एक चौथे स्तर के गोरकच को जान से मार दिया है। इससे उस योद्धा के शक्ति का पता चल रहा है। ये सुनकर स्वर्णिमा थोड़ा हैरान देखने लगी, पर फिर उसने अपने पिता से कहा, आपको कैसे पता कि वह योद्धा बाघरा को हरा सकता है और 6 लोगों को मिलकर एक चौथे स्तर के गोरकच को मारना कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर रक्तदीप मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने आगे कहा, बेटी तुम समझ नहीं रही हो। तुम ही बताओ, क्या 6 पृथ्वी स्तर के योद्धाओं के साथ भी एक चौथे स्तर के जानवर को मारना आसान है, वह भी एक ऐसा जानवर जिसकी शक्तियां कम से कम पृथ्वी स्तर के चौथे चरण के जितनी ताकतवर हो। ये सुनकर स्वर्णिम की आंखें हैरानी से चमक उठीं। फिर उसने अविश्वास के साथ कहा, क्या कहा आपने, एक ऐसा जानवर जिसका युद्ध स्तर एक पृथ्वी स्तर के चौथे चरण के योद्धा जितनी ताकतवर है। इस पर रक्तदीप ने अपना सर हिलाया और फिर उन्होंने आगे कहा, और इतना ही नहीं, मुझे जो संदेश मिला था उसमें मुझे बताया गया है कि उस जानवर को मारने में रुद्र का योगदान 60% रहा है। ये सुनकर स्वर्णिमा का उस योद्धा के प्रति रुचि बढ़ गई और फिर उसने उनसे आगे कहा, क्या कहा आपने रुद्र, किया यह उसी योद्धा का नाम है। इस पर रक्तदीप ने अपना सर हिलाया, तो उस योद्धा का नाम रुद्र है और आपके कहने से तो मुझे अच्छा लगता है कि शायद मुझे भी उससे मिलना पड़ेगा। स्वर्णिमा ने आगे कहा, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई पिताजी। इस पर रक्तदीप ने अपना सर हिलाते हुए बोला, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा। इस पर स्वर्णिमा ने एक गहरी सांस ली और बोली, आखिर यह सब जंगल में शिकार करने क्यों गए हैं, उस तो अभी साधना करनी चाहिए। इस पर रक्तदीप मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने आगे कहा, वह इसलिए बेटी क्योंकि रुद्र ने कहा है कि उसके की शक्ति स्तर को बढ़ाने के लिए उच्च स्तर के जानवरों की आवश्यकता है। ये सुनकर स्वर्णिम हैरान रह गई और फिर उसने हैरानी के साथ पूछा, क्या, लेकिन किसी जानवर का उसके युद्ध स्तर बढ़ने से क्या संबंध है। इस पर रक्तदीप ने एक कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोले, बेटी ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन रुद्र ने कहा था कि अगर उसे अपने स्तर को जल्द से जल्द बढ़ाना है तो उसके लिए शक्तिशाली जानवरों की आवश्यकता है। ये सुनकर स्वर्णिम भी चुप हो गई। तभी स्वर्णिम को अपने हाथ में हल्की सी झंझनाहट सी महसूस हुई, जिसे महसूस कर उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहां पर वह नाग का चिन्ह और भी तेजी से चमकने लगा था। ये चमक इतनी ज्यादा थी कि खुद रक्तदीप भी ये देख पा रहे थे। तभी रक्तदीप ने उस नाग के चिन्ह को फिर से चमकते हुए देखकर हैरान रह गए और फिर उन्होंने अपनी बेटी स्वर्णिमा की तरफ देखते हुए चिंतित स्वर में बोले, क्या हुआ बेटी, यह नाग का चिन्ह फिर से चमक रहा है। इस पर स्वर्णिम भी अपना सर हिलाते हुए बोली, जी हाँ पिताजी, यह आज कुछ समय पहले से ही ऐसा चमक रहा है। कुछ देर ऐसे चमकते रहने के बाद वह चिन्ह फिर से अपनी चमक खोने लगा और अंततः समाप्त हो गया। ये होते ही रक्तदीप ने अपनी बेटी की कलाई को अपने हाथों से पकड़ा और उसका निरीक्षण करने लगे और फिर उन्होंने चिंतित स्वर में स्वर्णिमा से पूछा, बेटी क्या तुम्हें इसकी वजह से कोई तकलीफ हो रही है, शरीर में दर्द या फिर कलाई पर ऐसा कुछ।
जिस पर स्वर्णिम ने अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं पिताजी, बल्कि इससे तो मुझे एक सुखद अनुभूति हो रही है। ये सुनकर उन्होंने राहत की सांस ली। तभी रक्तदीप को वह भविष्यवाणी याद आई और फिर उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोले, बेटी, तुम्हें वह भविष्यवाणी याद है? ये सुनकर स्वर्णिमा हैरान रह गई, लेकिन फिर भी उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपने पिता की तरफ देखा। रक्तदीप ने आगे कहा, बेटी, लगता है ये योद्धा वही है। ये सुनकर स्वर्णिमा और भी ज्यादा हैरान रह गई, और वह इसी हैरानी के साथ अपने पिता से पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? इस पर रक्तदीप ने उसे टोकते हुए आगे कहा, बेटी, जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था, इस योद्धा के पास कुछ तो ऐसा है जो कि साधारण नहीं है। साथ ही साथ यह उस भविष्यवाणी के अनुसार अंधकार प्रेत घाटी भी जा चुका है। ये सुनकर स्वर्णिम भी चौंक कर अपने पिता की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? वह अंधकार प्रेत घाटी भी गया था और वहां से जीवित लौट आया? इस पर रक्तदीप ने अपना सर हिलाया। तभी स्वर्णिमा के चेहरे पर असमंजस का भाव आ गया और फिर उसने अपने पिता से बोली, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि यह वही योद्धा है। अगर ऐसा है तो मुझे तो उसे जरूर मिलना चाहिए। इस पर रक्तदीप ने अपना सर हाँ में हिलाया। इधर रुद्र के तंबू में है, उसके चारों तरफ जो आभा फैली थी वह धीरे धीरे कम होती हुई नजर आई। जैसे ही रुद्र के सभी के चारों तरफ का आभा खत्म हुआ, रुद्र के शरीर में चमक आ गई, साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। रुद्र ने अब अपने युद्ध स्तर को बढ़ा लिया था। अब उसका सहस्त्रार चक्र के मध्यम चरण तक पहुंच चुका था। फिर रुद्र ने अपनी आंखें खोली और अपने शरीर का निरीक्षण करने लगा। जैसे ही उसने अपने शरीर का निरीक्षण किया, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने ये साफ साफ महसूस किया कि उसके शरीर का युद्ध स्तर अब सहस्त्रार चक्र के मध्यम चरण तक पहुंच चुका था। साथ ही साथ उसको अपने शरीर में कुछ अलग भी महसूस हुआ। दरअसल जब रुद्र ने उस गोरकच की आत्मा को निकाला था, तब उस जानवर का एक छोटा सा अंश रुद्र के शरीर में शामिल हो गया था। जब रुद्र ने उस शक्ति को अपने शरीर में महसूस किया, तब उसके चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने यह महसूस किया कि उस जानवर का जो अनंत शक्ति और कठोरता वाली विशेषता थी, वह अब रुद्र के शरीर में भी शामिल हो गई थी। रुद्र को अपने शरीर में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। साथ ही साथ रुद्र को अपना शरीर और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ महसूस हो रहा था। इसी के साथ ही रुद्र ने अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाहर चला गया। रुद्र के बाहर आते ही उसने देखा कि आर्यन और बाकी सभी उसके तंबू के चारों तरफ पहरा दे रहे थे, जिससे उसको कोई परेशानी न हो। जैसे ही आर्यन रुद्र को बाहर आता हुआ देखा तो वह मुस्कुराने लगा और फिर वह रुद्र की तरफ बढ़ते हुए बोला, तो रुद्र, क्या तुमने अपनी साधना पूरी की? रुद्र ने भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए सहमति जताई। इसके बाद उसने अपने शक्तियों को मुक्त किया, जिससे उसका युद्ध स्तर उजागर हो गया। जब सभी ने रुद्र के युद्ध स्तर को देखा, तब सभी चौंक गए और हैरानी के साथ रुद्र को देखने लगे। वह सब रुद्र को ऐसे देख रहे थे मानो उनके सामने कोई जब सभी ने रुद्र के युद्ध स्तर को देखा, तब सभी चौंक गए और हैरानी के साथ रुद्र को देखने लगे। वह सब रुद्र को ऐसे देख रहे थे मानो उनके सामने कोई आठवां अजूबा हो। फिर आर्यन ने हैरानी के साथ रुद्र की तरफ देखकर इशारा करते हुए बोला, सहस्त्रार चक्र के मध्यम चरण की शक्ति रुद्र, क्या तुम्हारा युद्ध स्तर सहस्त्रार चक्र के माध्यम चरण तक पहुंच चुका है? ये सुनकर रुद्र ने सहमति में अपना सर हिलाया। रुद्र उसको अपना सर हिलाते हुए देखकर बाकी सब तो सदमे में थे। श्रेया ने सदमे के साथ बोला, ये कैसे हो सकता है? रुद्र का इतनी जल्दी सहस्त्रार चक्र के माध्यम चरण तक पहुंच गया। मुझे इस स्तर तक पहुंचाने के लिए पूरे 19 साल लग गए थे और रुद्र ने सिर्फ 14 से 15 साल की उम्र में ही सहस्त्रार चक्र के माध्यम चरण तक पहुंच गया। ये सुनकर बाकी सभी ने भी अपना सर मजबूरी में हिलाया। उन सभी को भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र ने यह इतनी जल्दी प्राप्त कर लिया। साथ ही साथ उनके चेहरे पर ईर्ष्या भी साफ साफ नजर आ रही थी, और होती भी क्यों ना, अगर किसी के पास रुद्र जैसी शक्तियां होती तो वह कितनी जल्दी अपना युद्ध स्तर बढ़ा सकता था। बस किसी जानवर को मारो और उसे अपने युद्ध आत्मा को निगलने का आदेश दो, और फिर अपना युद्ध स्तर अपने आप ही बढ़ जाएगा। लेकिन बाकी सभी के लिए तो यह अत्यंत कठिन काम था। तभी रुद्र ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है आर्यन भाई, अब आप सब आराम कर सकते हो। कल हमें और भी एक युद्ध जानवर को ढूंढने जाना है। रुद्र की बात सुनकर सभी ने अपना सर हिलाया और फिर मजबूरी के साथ अपने अपने तंबू में जाकर सो गए। अगले दिन सुबह रुद्र और बाकी सब
कुछ खाकर जल्दी से तैयार हो गए दूसरे जानवर को ढूंढने के लिए। आर्यन ने सभी की तरफ देखकर सबको आदेश देते हुए बोला, जल्दी करो, सभी अपना सामान बांध लो, हमें जल्द निकलना है। हमारे पास सिर्फ 13 दिन का समय बचा है। ये सुनकर सभी ने अपना सर हिलाया और अपने अपने सामान को बांधने लगे। दरअसल उन्हें उस गोरकच को ढूंढने में 5 से 6 दिन लग गए थे, जिसकी वजह से अब उनके पास सिर्फ 12 से 13 दिनों का समय बाकी रह गया था और इन 13 दिनों के अंदर उन सभी को जितनी जल्दी हो सके उस जानवरों को ढूंढना पड़ेगा। इसी के साथ ही आर्यन और बाकी सभी अपने अपने सामान पकड़कर फिर से एक चौथे स्तर की जानवर को ढूंढने चले गए। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते 6 दिन और बीत गए, लेकिन अब तक किसी को भी कोई चौथे स्तर का जानवर नहीं मिला। उन्होंने अपने नक्शे में जितने भी चौथे स्तर के जानवरों के ठिकाने देखे थे उनमें से उन्होंने इन 6 दिनों में कम से कम 2 ठिकाने छान लिए थे, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी जानवर नहीं मिला। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बाकी ठिकानों का भी निरीक्षण करने लगे। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते लगभग 10 दिन बीत गए। अब रुद्र और उनके साथियों के पास सिर्फ 2 दिनों का समय बाकी था। इस वजह से रुद्र और सभी थोड़ा निराश दिखने लगे। दरअसल ये जंगल बहुत ही बड़ा था और चौथे स्तर के जानवरों को ढूंढना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि यह जानवर ज़्यादातर जंगल के आंतरिक स्थान पर रहते थे, जहां उन सभी का जाना मुश्किल था। अब उनके पास सिर्फ एक जगह पर जाने का समय बाकी था। रास्ते में चलते चलते आर्यन ने सबकी तरफ देखकर हल्की मायूसी के साथ बोला, दोस्तों, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अब हम जहां पर जा रहे हैं उस जगह पर हमें 70 से 80% संभावना है कि हमें एक चौथे स्तर का जानवर मिले। लेकिन अगर हमें यहां पर भी कोई चौथे स्तर का जानवर ना मिले तो मजबूरन हमें वापस कबीले लौटना होगा। ये कहते हुए उसकी नज़र रुद्र की तरफ थी, जो कि अपनी आंखें बंद करके घोड़े के ऊपर ध्यान में बैठा हुआ था। लेकिन आर्यन की निगाहों को अपनी तरफ होता हुआ महसूस कर रुद्र ने अपनी आंखें खोली और गंभीरता के साथ बोला, कोई बात नहीं आर्यन भाई, मेरे पास अब पर्याप्त ताकत है। मैं इस ताकत के साथ भी बाघरा से लड़ सकता हूँ। ये सुनकर आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसे डर था कि कहीं रुद्र ये ना कह दे कि वह बाघरा से लड़ेगा ही नहीं। ऐसे ही बातें करते करते वे सब उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन्हें वह जानवर मिलने वाला था, लेकिन उन्हें वहां पर भी निराशा हाथ लगी। वहां पर कुछ भी ना मिलता देख आर्यन ने मजबूरी भरी आवाज में रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, रुद्र, यहां पर भी हमें कोई जानवर नहीं मिला। अगर हम जंगल के बिल्कुल केंद्र में जाते तो शायद हमें कोई चौथे स्तर का जानवर मिल जाता, लेकिन अब हमें रक्ताब कबीले लौटना होगा। ये सुनकर रुद्र ने अपना सर हाँ में हिलाया। दरअसल आर्यन ने पहले ही यह कह दिया था कि जंगल के अंदरूनी भाग पर ऐसे जानवर ज्यादातर रहते थे। लेकिन रुद्र पिछली बार की लड़ाई से ये तो समझ गया था कि किसी चौथे स्तर के जानवर से लड़ना कोई आसान काम नहीं है, और उसने आर्यन और बाकी सभी की ताकत भी देखी थी, जिससे वह ये समझ गया था कि अगर जंगल के अंदरूनी भाग पर उन्हें 2 जानवरों से एक साथ लड़ना पड़े तो उन सभी की जान को खतरा हो सकता है। और वह ये भली भांति जानता था कि अभी उसके पास जितना ताकत था इससे भी वह आसानी से एक पृथ्वी स्तर की योद्धा को हरा सकता है, इसलिए उसने बाहरी जगह पर ही उन जानवरों को ढूंढने की सलाह दिया। आर्यन ने जब देखा कि रुद्र ने उसके बात पर सहमति जताई है तब उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने साथ